हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपनी जर्नी में वीडियो बनाऊं, जो मैंने जेई किस तरह से प्रिपेयर की थी उस पे वीडियो बनाऊं, तो मैंने सोचा यस क्यों ना बनाया जाए इस पे वीडियो। तो इसलिए मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा इसी वीडियो में। तो फिर क्योंकि दोस्त, आपका जो जर्नी होता है किसी भी कंपटीशन की तैयारी में, जो उसका प्रिपरेशन का जर्नी होता है, उसमें स्ट्रगल, हार्ड वर्क, आपकी डेडिकेशन, आपके बहुत कुछ स्ट्रगल उसमें इंक्लूड रहता है। तो मैंने सोचा यस, क्योंकि सेम चीज़ें मेरी जर्नी में भी है। मेरे अकॉर्डिंग मेरी जर्नी एकदम माइंड ब्लोइंग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो जेई की तैयारी कर रहे हैं या जो जेई का एग्ज़ाम आने वाले सालों में देना चाहते हैं, उनके लिए कि जेई का पैटर्न कैसा है। क्योंकि हमारे समय में 2017-18 में ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, केवल एक पेपर पूरे ऑल ओवर इंडिया। बट अभी क्या है, अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, और वो भी बहुत सारे शिफ्ट्स में। और एक इस बार तो अब से तो एक साल में 4 अटेम्प्ट्स आपको आपके पास देने होते हैं, और उसमें 4 अटेम्प्ट्स में से आपका बेस्ट जो परसेंटाइल, उसके बेसिस पे रैंक तैयार किया जाता है। तो बहुत सारा चेंजेस आ गया है जो कि चैलेंजिंग है। बिकॉज अब आपको यानी कि चारों अटेम्प्ट्स में अपना बेस्ट देना होगा। बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से शिफ्ट्स का सबसे पहले एक अटेम्प्ट की बात करें तो कौन से शिफ्ट्स का जो पेपर का लेवल है वो टफ है या इजी है, मीडियम है, यू नेवर नो। और कौन से इंडिविजुअल्स उस शिफ्ट में जा रहे हैं आपको नहीं पता है इस बारे में। तो सबसे पहली बात कि आपको चारों अटेम्प्ट्स को सीरियसली देना है। ऐसा नहीं कि एक में 99.9 परसेंटाइल आ गया तो आप रिलैक्स हो गए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको रिलैक्स नहीं होना है, बल्कि वही एफर्ट और बेस्ट अपना अगले नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में देना है। सो अभी ये तो हो गया जे पैटर्न के बारे में। अभी मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गलतियां करी अपने टाइम में, जब मैं 2017 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, और मैंने कैसे सुधारा, कैसे उसमें सुधार किया, वो भी मैं बताऊंगा। तो यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने जो गलतियां करी, वो मेजर गलती ये थी कि सबसे मेजर गलती कि मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व ही नहीं किया था। जी हाँ, मैंने बैंक जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स जेई क्वेश्चन पेपर का बैंक होता है वो मैंने खरीदा ही नहीं था। और मुझे ना भी आइडिया नहीं था कि इससे बनाने से क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। मैंने बुकलेट सॉल्व किया था जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, डीबीपी बनाए थे। उसमें हालांकि कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के रहते हैं, बट वो सफिशिएंट नहीं होते। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक ले, कुछ ले ना ले बट वो ले जरूर, और उसको सॉल्व करें, उसे क्वेश्चन पेपर्स को। काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने इसको बहुत सुधार किया और मैंने खूब रगड़ के बनाया था अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को। और उस वक्त मेरे काफ़ी अच्छे मतलब ऐसे फ्रेंड्स भी थे जिनको इसका बहुत फ़ायदा हुआ। यू नो कि आपको 50+ मार्क्स तो ऐसे ही चुटकी में मिल जाते हैं अगर आपने सॉल्व कर दिया, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम रिपीट होते हैं, एकदम रिपीट। और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम कॉन्सेप्ट्स पे होते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल का चेंज रहता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड होता है। तो बहुत फ़ायदा मिलता है। 50+ क्वेश्चन मार्क्स, सॉरी मार्क्स, 50+ मार्क्स इज बिग, ओके, इज बिग नंबर। तो अब बात करते हैं जो मेरा, और ये तो पहला मिस्टेक हो गया। सेकंड मिस्टेक मैंने जो करी वो था कि मैंने उतना टाइम अपना कह सकते हैं रिवीजन पे नहीं दिया। यू नो रिवीजन। तो मैं हालांकि मेरे अकॉर्डिंग रिवीजन मैंने ठीक ठाक ही किया था उस वक्त, बट जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है मैंने यार रगड़ के रिवीजन किया, चार्ट। मतलब मुझे ये तक याद था जैसे अब रिवीजन कैसे करना है, किससे करना है, नोट्स इज द बेस्ट रिसोर्स ऑफ रिवीजन। तो आपको क्या करना है कि जो क्लास में सर नोट्स बनवाते हैं, लिखवाते हैं, उसको अपना बाइबल मान लेना है। क्योंकि वहीं से सर जो लिखाते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस से लिखाते हैं, वही से क्वेश्चन डील करते हैं सर, वही से थ्योरी लिखवाते हैं।
जिससे जो क्वेश्चंस बार बार या तो आते रहते हैं या आने की संभावना है, तो सर को बहुत अच्छे से आइडिया रहता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सर को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करना है सर के इंस्ट्रक्शन। सर जो भी बोलते हैं एकदम ब्लाइंडली उस पर करना है, ट्रस्ट करना है, क्योंकि वही मैंने किया था और मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है। सर तो जो केमिस्ट्री के सर थे वो डीबीबी जब डिस्कशन करवाते थे क्लास में तो खुल के कहते थे, जैसे चार्ट जाओ, केमिस्ट्री एनसीईआरटी को चार्ट जाना है, बार बार डेली क्लास में रिपीट करते थे जब उनका पीरियड होता था तो क्लास का टाइमिंग। तो मतलब कि ये एक मोटिवेटिंग वर्ड था, चार्ट जाओ चार्ट जाओ, ये दिमाग में चलता रहता था, चार्ट जाना है। यस, तो ये हो गया आपका रिवीजन, एकदम मस्ट है। फिर जो मैंने गलतियां करी थी वो था कि मैंने जो फाइनल एग्जाम में जैसे अटेम्प्ट में मैंने गलती करी थी। मैंने क्या किया था कि जैसे क्वेश्चंस होते हैं तो मैं जैसे क्वेश्चन पेपर आया एग्जाम हॉल में मैं बैठा था, तो मैंने फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए, मैंने पलटा नहीं पूरा, मैंने देखा अच्छा फिजिक्स है भाई, नहीं मैंने वैसे स्टार्ट केमिस्ट्री से किया था। तो मैंने देखा केमिस्ट्री का फर्स्ट 4 क्वेश्चन, तो मेरे जैसे बनाने का तरीका था केमिस्ट्री पहले, उसके बाद फिजिक्स या मैथ में से कोई भी जो देखता था, देखने में लगता था टफ, तो उसको बाद में करता था। तो जैसे मैंने केमिस्ट्री को फर्स्ट 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सीरियल वाइज नहीं बना मेरे से, प्रेशर बिल्टअप होता गया मेरे ऊपर यहाँ तक। अब मैं सोचने लगा यार टाइम तो बीत रहा है, मैंने पता है 20 मिनट्स 20 to 25 मिनट्स उसी पे लगाए थे, उस फर्स्ट 4 क्वेश्चन पे, जो कि प्रेशर बिल्डअप करता गया। मैं पैनिक होता गया कि यार अब क्या करूँ, मैं उधर पलटने लगा, भाई कोई नहीं अभी तक बना है, आधा घंटा बीत चुका है, अब एक ही क्वेश्चन नहीं बना पाया, तो इससे तो नहीं काम चलेगा। तो वो मैंने गलती करी। अब मैंने सुधार क्या किया, उसमें मैंने ईजियर क्वेश्चंस को पहले सॉल्व किया। ये नहीं कि सीरियल वाइज एकदम हमको अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में सॉल्व करना है, नहीं भाई, पहले आपको इजीएस्ट क्वेश्चन को टारगेट करना है। आप टिक लगा लो कौन कौन ईजी है, कौन कौन वन लाइनर क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना, एक लाइन पढ़ने पे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यार आसान तो होते हैं बट यार इतने 4-5 लाइन होते हैं, तो 4-5 मतलब पढ़ने में ही 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा, समझने में भी। नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन को टारगेट करना है कि यार उसके पढ़ने पे भी यार कितना सेकेंड ही लगेगा और आसान भी रह सकता है, आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा पेपर आसान है अगर आपने सही से तैयारी की होगी तो। उसके बाद मीडियम क्वेश्चन को टारगेट करना है, देन टफ क्वेश्चन को, और ऐसे ही जो आपको इजियर सब्जेक्ट लगे उससे शुरू करना है, उसमें से ढूंढना है कौन है इजी क्वेश्चंस। ठीक है, ये तो हो गया, ये आप अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, मेरा ये था जो मैंने बता दिया। अब ये बस इतना ही था मेरे केस में। अब मैं आगे अपने बारे में बताऊंगा। तो लवली पीपल, आपने अभी तक देखा कि मैंने कितनी गलतियां करी अपने पहले अटेम्प्ट में, फिर अपने सेकेंड अटेम्प्ट में उसको कैसे सुधार किया, किस प्रकार से। तो फ्रेंड, जो मैंने 3rd गलतियां करी जो अपने क्लासरूम में, जो एग्जाम हॉल में, तो उससे मैंने ये सीखा कि यार सिर्फ पढ़ाई करने से, तैयारी कर लेने से ही नहीं होता, आपको एग्जाम देना भी आना चाहिए। उस 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको एकदम आना ही चाहिए, तभी होगा, तभी आप बेस्ट, आपका भला हो सकेगा, मतलब अच्छा होगा लाइफ में। तो अभी बात करते हैं कि देखो अभी जो आप लोगों के लिए क्या है कि अभी ऑनलाइन एग्जाम्स हैं, सॉरी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। मेरे टाइम में तो ऑफलाइन होता था। तो यार यहाँ पे आ जाता है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, तो मैं उस पर कुछ अपना प्रकाश डालना चाहूँगा। तो देखो, जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन क्लास इज स्लाइटली बेटर देन ऑनलाइन क्लास। क्यों? इसके रीजंस हैं। पहला, डॉट आप पूछ सकते हो ऑफलाइन क्लास में, जब भी बीच में उठ के पूछ सकते हो, सर को बताना ही है, बताना ही पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास में ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम, लगभग मतलब उतना डिफिकल्ट होता है। वहाँ आपके दिमाग में डाउट रह ही जाता है और यार टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा होता है ऑनलाइन क्लास में। अगर आप डाउट भी पूछते हो तो सर पहले देखेंगे आपका कमेंट सेक्शन कहाँ है, कहाँ क्या आया है, सर देखेंगे तब ना। कुछ सर तो ऐसे होते हैं जो इंटरेक्टिव उतने नहीं होते क्लास में, ऑनलाइन क्लास में।
अपना बता के चले जाते हैं और आपके मन में डाउट रह ही जाता है। अगर डाउट आया तो, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है, तब तो भाई माइंड ब्लोइंग, आप आगे बढ़ते जाओगे। तो ये होता है, ये डिफ़िकल्टी है। सेकेंड रीज़न क्या है कि सर जो होते हैं ऑफलाइन क्लासेस में जो लेते हैं, उसमें सर क्वेश्चंस नोट्स तो बनवाते हैं जो कि ऑनलाइन क्लास में भी सिमिलर होते हैं, बट सर अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताते हैं। तो कि ये मेरे टाइम में ऐसा हुआ था, मेरे जो मैंने पिछले साल पढ़ाया था एक लड़के को जो टॉपर था, उसने ये क्वेश्चन किया, वो ऐसे तैयारी करता था, ऐसे सर सब कुछ बताते हैं। ऑनलाइन क्लास में कम होता है और सर अपना खुद का एक्सपीरियंस ही बताते थे कि मैं ऐसे ऐसा, जो कि सुनने में अच्छा लगता था, अच्छा लगता है ऑफलाइन क्लासेस में। बट ऑनलाइन क्लासेस में सर थोड़ा कॉन्शियस होते हैं, इमेज कॉन्शियस, कि यार ये बता दूंगा सब कितने लोग देख रहे होंगे, तो ऐसा होता है। मतलब ऑनलाइन क्लास में ऐसा बहुत कम होता है कि सर अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हो। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि ये आपको ये NCERT बुक्स फॉलो करना है। ये NCERT तो बहुत 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 ज़रूरी है, NCERT कवर करना केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए, तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है। NCERT इज़ द बैकबोन। अब इसके अलावा जो भी चीज़ आपको सोर्स चाहिए, रिसोर्स चाहिए, वो आप सर से पूछो जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो। तो जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो, ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, तो क्योंकि सर आपको इसके बारे में गाइड कर देंगे कि क्या फॉलो करना है। क्योंकि यार मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैं भूल भी गया कि मैंने क्या क्या सब पढ़ा था। मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, क्योंकि अलग अलग सर ने अलग अलग मुझे कहा था, ये बनाओ, ये दिस बनाओ, इससे बनाओ। तो अभी बात करते हैं मेरी जर्नी पे। तो फ्रेंड्स, जब 2018 में मैंने अपना पार्थ आश्रम इंस्टीट्यूट जो कि पटना में है वहाँ ज्वाइन किया, तो उस इंस्टीट्यूट में कुछ महीनों बाद रिसफल टेस्ट हुआ। रिसफल टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स थे और मेरा जो रैंक था वो टॉप 60 में आया। तो वहाँ से क्या हुआ कि 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ टॉप के बैचेस में, सबसे टॉप। तो मैं काफ़ी खुश था। मेरे साथ भी कुछ जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे जो हॉस्टल में रहते थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ। तो काफ़ी खुश थे हम लोग आपस में। उसके बाद से क्या हुआ कि जब हम लोग ने उस बैच में आए तो हम लोग ने देखा रेस्ट्रिक्शन। उस बैच में पहले ही दिन डायरेक्टर ने आके कहा कि तुम लोगों को अब मेरी निगरानी में पढ़ना है। और वो डायरेक्टर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, काफ़ी। और उन्होंने उस दिन 1.5 घंटे का लेक्चर दिया था, अपने बारे में बताया था कि मैं ये चीज़ करूँगा, इस बैच को आगे ले जाऊँगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इस बैच को आगे ले जाने में, बशर्ते कि आप लोगों को भी उतना ही साथ देना होगा मेरा, क्योंकि यहीं से मेरे अच्छे अच्छे रैंक आएंगे। तो उन्होंने अच्छे अच्छे टीचर्स हायर कर लिए थे उस बैच के लिए, हम लोगों के बैच के लिए। तो उन्होंने हालांकि वो स्ट्रिक्ट के साथ साथ काफ़ी अच्छी ह्यूमन बींग्स भी थे, डाउन टू अर्थ, बट बिल्कुल जहाँ स्ट्रिक्टनेस की बात आई तो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत। और एक चीज़ पता है उस बैच की खासियत क्या थी? उस बैच की खासियत ये थी कि उसमें कभी भी टेस्ट हो जाता था, टेस्ट होने से पहले बताया तक नहीं जाता था। मतलब इंस्टेंटली सर का मूड करता था, सर टेस्ट दे देते, सर आज टेस्ट है, तो उसके बाद से तुरंत जो टेस्ट पेपर प्रिपेयर हो जाता था हम लोग के पास आ जाता था, और उसी दिन उसका रिजल्ट घोषित किया जाता था, उसी दिन रैंक लिस्ट जो निकाला जाता था। तो क्या होता था ना कि अगर आपका रैंक नीचे से टॉप 5 में है तो आप उस बैच से आउट, सीधा आउट, और लोअर बैच में आपको शिफ्ट कर दिया जाता था। फिर आपको बोल दिया जाता था कि यार आप फाइट मार के आओ, ठीक है, यू आर नॉट कंसिस्टेंट स्टूडेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना ही मतलब पड़ेगा यहाँ अगर सर्वाइव करना है इस बैच में। तो फिर मुझे खासकर बहुत डर लगता था कि यार कहीं मेरा रैंक नीचे ना आ जाए, नहीं तो मेरी तो छुट्टी इस बैच से। तो फिर इसे करते करते बहुत बार टेस्ट हो, बेसिकली वहाँ
चेक किया जाता है कि आपका परफॉर्मेंस कितना कंसिस्टेंट बेसिस पे हो रहा है। बिकॉज आप कभी भी मतलब रिलैक्स नहीं हो सकते, ठीक है। बैच में आप ऐसा नहीं कि आप चले गए अब तो एकदम ऐसे ऐसा नहीं। तो इसलिए हर बार टेस्ट होता गया, ऐसे ही टेस्ट होता गया 5 स्टूडेंट्स निकलते गए। लकीली मेरा अभी तक नहीं हुआ था, मेरा रैंक जो था वो टॉप 30 में ही था। तो क्योंकि ये तो उसके बाद से एक समय ऐसा है कि उस बैच में टोटल 30 स्टूडेंट्स ही बचे, सबको एलिमिनेट करते गए। तो फिर क्या हुआ कि टेस्ट लिया गया उस 30 स्टूडेंट्स का, और मेरा जो रैंक था वो 30 था, एकदम बॉटम में। तो फिर मैंने सोचा, मुझे लगा भाई अब तो मेरी इस बैच से छुट्टी, मेरी उल्टी गिनती चालू हो गई। बट डायरेक्टर उसी दिन आए रिजल्ट लेकर के। उन्होंने देखा, उनको सबको बताया कि हाँ कौन किस रैंक पे है, और 30 उसके बाद मेरा था। तो डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, अब से एलिमिनेशन नहीं होगा, अब यही 30 बच्चे फिक्स रहेंगे और इन्हीं पे फोकस ध्यान रखा जाएगा। तो मेरी जान में जान आई कि अच्छा बच गए, बाल बच गए, क्योंकि मेरा रैंक 30 था ही। तो उसके बाद से डायरेक्टर ने कहा कि ओके, एक रूल बना दिया गया कि आप लोगों को एक दिन में कम से कम एटलीस्ट 10 डॉट पूछने हैं, क्योंकि इसकी निगरानी सीसीटीवी से होता था कि कौन आ रहा है डॉट सेशन में, रूम में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो यार हम लोगों को क्या होता था ना कि मेरा तो डॉट ही नहीं आता था। तो मैं क्या करता था कि जैसे कोई भी डॉट पूछने जाता था उसके पीछे लग जाता था, चाहे उस क्वेश्चन मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही करते थे। अब 30 बच्चों में मुश्किल से 10 बच्चे होते थे उनका जेन्युइन डॉट था, बाकी 20 बच्चे ऐसे ही आ जाते थे उसके पीछे। अच्छा चलो हम, मेरा भी यही डॉट है। वो डर के कारण, क्योंकि सर अगर जिसका एटलीस्ट 10 डॉट नहीं होता था तो उनको बुलाया जाता था, और डायरेक्टर जो उनका रूम था उस वहाँ पे बुलाया जाता था, और उनको डांट पड़ती थी कि क्या रीज़न है, आपने क्यों आपने डॉट नहीं पूछा। तो देना पड़ता था रीज़न। और सबसे बड़ी बात कि डायरेक्टर खुद कह देते थे कि यार हम लोग फैकल्टी हायर किस लिए किए हैं, आप लोगों के लिए किए हैं। हम लोग फैकल्टी को ऐसे मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए नहीं रखेंगे, आप लोगों के लिए रखें। तो आप लोग डॉट पूछिए, इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। फैकल्टी सब लोग का एकदम डॉट नहीं भी है तो भी डॉट पूछिए, बिकॉज इसमें आपका ही फायदा होगा यार। तो ऐसा चलता था। तो उसके बाद हम लोगों को तो 10 बजे सुबह से 10 बजे रात तक वहीं पे रहना पड़ता था, वही क्लास रूम में ही वहाँ पे। तो यार काफ़ी, जैसे रात को हम लोग आते थे 10:30-11 बजे अपने वहाँ पे हॉस्टल में। तो यार खाना जो हम लोग को मिलता था यार, अच्छा नहीं मिलता था खाना। उसमें क्या, दाल में ना पानी मिला दिया जाता था, दाल ठंडा रहता था, रोटी सब्जी में पानी मिला दिया जाता था। अब कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोग 3-4 ही लोग थे जो कि उसी सेम इंस्टीट्यूट से थे और लेट आते थे। तो बस ये सब था, थोड़ा डिफ़िकल्टी था खाने पीने को लेकर के। कुछ कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो कहता था कि नहीं, वो आप इंस्टीट्यूट से बात करो कि खाना तो इतना लेट आप आते हो तो यही मिलेगा। तो मतलब ऐसे ही चलता रहा, आगे बढ़ता गया सफ़र। और काफ़ी उतार चढ़ाव आए, ऐसे करके उतार चढ़ाव आते गए। अपना वक्त बीतता गया। एग्ज़ाम के दिन आए, एग्ज़ाम दिया, जे एडवांस दिया, मतलब जे मेन दिया, देन जे एडवांस दिया, और उसके बाद रिजल्ट आया। तो जब मेरा जे एडवांस का रिजल्ट आया तो मैंने देखा और मैंने अपने पापा को बताया। पापा बहुत खुश थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आप वाह आपने तो कमाल कर दिया। मैं भी अंदर से बहुत खुश था, और मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा था, मुझे डांस करने का मन कर रहा था, कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से मैं काफ़ी खुश था अंदर से।
और मेरी फैमिली भी बहुत खुश थी। तो बस यही जर्नी है मेरी, पूरी प्रिपरेशन की जर्नी। और ये जर्नी ख़त्म होता है एक अच्छे रिजल्ट के साथ। अब देखो, मैं लास्ट में आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि यार अपनी जर्नी को बेस्ट बनाओ, ताकि वो मेमोरेबल रहे। क्योंकि हम लोगों के सर कहते थे कि यार अगर तुम यही चीज़ें, अगर तुम आईआईटी में चले जाते हो तो यही चीज़ें तुमको याद रहेगी, एक मेमोरेबल रहेगा, बेस्ट पार्ट तुम्हारी लाइफ का रहेगा, तुम्हारी जर्नी। तो इसको बेस्ट बनाना है आप लोगों को, एकदम से अभी से ही लग जाइए, भिड़ जाइए। क्योंकि जर्नी पे ही सब डिपेंड करता है। आपकी जर्नी जितनी अच्छी रहेगी, आपका जो एंड रिजल्ट उतना ही बेहतर रहेगा। सो इसी पे एंड करते हैं इस वीडियो को।